अस्सलाम मैं इमदाद सुमरो। वफाकी काबीना की तश्कील से पहले एक बड़ी मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में और एक बड़ा फ़ैसला आया है जिससे एक नया तनाज़ा उठता हुआ नज़र आ रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की काबीनाएँ तश्कील दे दी गई हैं और इसहाक डार साहब को क्यों वफाकी काबीना में उनकी मर्ज़ी का कलमदान नहीं मिलने जा रहा, और जो वज़ीर बनने जा रहे हैं औरंगज़ेब साहब वो कौन है, उनका शरीफ ख़ानदान से क्या और कितना गहरा ताल्लुक़ है, ये सब सवालात हैं और इनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट से आया है जी, मखसूस नशिस्तों का मामला। तहरीक इंसाफ दर दर भटक रही है अपनी कुछ गलत सियासी पॉलिसियों और अपनी गलत कानूनी हिकमत अमली की वजह से। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नहीं करा रखा हुआ था। 2017 से इलेक्शन कमीशन तरले करता रहा, मिन्नतें करता रहा कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लो, वरना आपको पता ही है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे तो उसके नतीजे में फिर आपसे छीन लिया जाएगा, निशान आपके पास नहीं रहेगा और आप एक जमात के तौर पर इंतखाबात नहीं लड़ सकेंगे। टाल मटोल करते रहे, अपनी मर्ज़ी थी, अपनी हुकूमतें थीं, इलेक्शन कमीशन पर धौंस दबाव डालते रहे। बहरहाल कभी ना कभी तो ऊँट ने पहाड़ के नीचे आना था और कभी ना कभी इमरान खान साहब ने भी किसी की दाढ़ के नीचे आना था, तो आ गए। और फिर इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो था वो कलअदम करार दे दिया गया और उनको 20 दिन के अंदर अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का कहा गया, लेकिन वो नहीं करवाया गया। करवाया भी गया तो वो फिर कहते ना पंजाबी बंदे दे पुत्रा दी तरह नहीं, वो फिर ऐਵੇਂ ही ना ज़रा क्या होता है आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया कि इलेक्शन तो था ही नहीं, बस ऐਵੇਂ ही एक तंबूशा लगा दिया गया, कुछ कुर्सियां रख दी गई और कहा गया कबूल है कबूल है कबूल है। और चारों सूबों की और मरकज़ी काबीनाएँ जो थी, अहदेदार जो थे वो पीटीआई के, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। अब भी 3 मार्च को एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने करवा दिया है। अब उसको फिर अकबर इस बाबर साहब लेकर पहुँचे हुए इलेक्शन कमीशन में। अकबर इस बाबर ने जितना इमरान खान साहब को नाक में दम कर रखा हुआ है ना, चने चबाए हुए लोहे के इमरान खान साहब को, वो कह रहे मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा भाई, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ही नहीं, ये ड्रामा है, धौंस है, धांधली है। तो बहरहाल वो अकबर इस बाबर जाने, इमरान खान साहब जाने, लेकिन अब उन इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से, ना होने की वजह से पीटीआई ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन उम्मीदवार उतारे, अपने जीत गए। उसके बाद ऑप्शन से 3-4 कि किस पॉलिटिकल पार्टी में जाना है। जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात हुए, जमात इस्लामी राज़ी कि ठीक है पूरे मुल्क में शामिल हो जाए हमारे साथ, और उससे मखसूस नशिस्तें भी मिल जाती। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मुज़ाकरात हुए, उनके साथ भी मामलात फ़ाइनल नहीं हुए। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मामलात फ़ाइनल हुए और सारे पीटीआई के जितने अरकान थे, 86 अरकान, वो और बाकी जो इंडिपेंडेंट तो रहे जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ना था वो नहीं गए, और बाकी सारे अरकान जो हैं वो शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। और इलेक्शन कमीशन ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो तो इलेक्शन लड़ी नहीं है, उनका एक भी उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के निशान पर इंतखाबात लड़कर नहीं आया कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में। तो इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तों का दावा था वो मुस्तरद कर दिया, और यहाँ तक कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा ने ख़ुद इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी लिखी कि जी हम ना इलेक्शन लड़े, ना हमने मखसूस नशिस्तें क्लेम की हैं, ना हमने कोई फहरिस्तें जमा करवाई हुई हैं, नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया कि जी पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी परसों तरसों, और वो मखसूस नशिस्तें फिर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में तकसीम कर दी गई। तहरीक इंसाफ ये मुद्दा हाई कोर्ट में लेकर जाना चाह रही थी और हाई कोर्ट का इंतखाब किया गया पेशावर, वही पेशावर हाई कोर्ट जहाँ से सारे पीटीआई के मफरूर रहनुमा जो हैं 9 मई के बाद जो सारे भाग गए थे वो सब पेशावर हाई कोर्ट से बरामद हुए। और उसी पेशावर हाई कोर्ट से इंतखाबात से पहले भी तहरीक इंसाफ ने रिलीफ लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था कि कोई अदालत, कोई हाई कोर्ट इलेक्शन के अमल में मुदाखलत नहीं करेगी। पहले लाहौर हाई कोर्ट से फ़ैसला करवाया गया था अपना जो थे आरोज़ के तकर्रुर का, और लाहौर हाई कोर्ट ने आरोज़ का तकर्रुर कलअदम करार दे दिया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया अदालतों को कि इलेक्शन के अमल में जो चीज़ रुकावट डाले वो आपने फ़ैसले नहीं करने। तो बहरहाल और फिर कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट ने पता नहीं क्या दुकान खोली, कहा गया अदालत की
तरफ से कि हम जाते हैं पेशावर हाई कोर्ट से फैसला लेकर आ जाते हैं। तो बहरहाल पीटीआई के पास एप्रोप्रिएट फोरम जो था वो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इन मामलात में अगर पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला क्या पूरे मुल्क पर नाफिज होगा, ये सवाल है, उठाया जाएगा। लेकिन बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट में गए, पेशावर हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि जी हमारा हक था, पीटीआई ने पिटीशन दायर की और ये नशिस्तें दूसरी पार्टियों को दे दी गई हैं। तो उस पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया पहली ही समाअत पर और उन्होंने अबूरी जो रिलीफ है वो दे दिया और जो अपना स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर जो हैं उनको मना कर दिया गया, रोक दिया गया कि कल तक वो हलफ नहीं ले सकते। और फिर लार्जर बेंच के लिए मामला जो है वो जज साहबान ने चीफ जस्टिस के हवाले को भेज दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब और जस्टिस शकील अहमद साहब ने ये फैसला दिया, रोका, स्टे ऑर्डर जारी किया कल तक के लिए और नोटिस जारी करके इलेक्शन कमीशन को और दीगर फरीकैन को मामला लार्जर बेंच के लिए पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले को भेज दिया। अब कल इलेक्शन कमीशन वहाँ जाएगा, अपना मुद्दा रखेगा कि ये हमने क्यों ये फैसला दिया है। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन को अपना जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था उसमें पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके पीटीआई का जो बल्ले का निशान था बहाल कर दिया था, जो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन के मामलात में हाई कोर्ट इस तरह फैसले ना दें। तो बहरहाल अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ अपना बल्ले का अपनी मखसूस नशिस्तें बहाल करवा पाएगी या नहीं, ये सवाल है। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि जुज़वी तौर पर यह फैसला हमें दुरुस्त लगता है कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें नहीं बनती थी, उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। लेकिन वो मखसूस नशिस्तें जो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या JUI अवामी नेशनल पार्टी का हक नहीं बनती थी, उनको कैसे दे दी गई। तो तहरीक इंसाफ को तो मुझे ये सीटें मिलती नज़र नहीं आ रही, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। लेकिन इतना ज़रूर हो रहा है कि ये जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिली हैं वहाँ अगर इशू बनेगा, वहाँ एक सवाल उठ सकता है कि जी देखें, इलेक्शन कमीशन कहेगा कि देखें जी पार्लियामेंट तो मुकम्मल ही नहीं है, इसके बगैर अपना हमने ऐवान मुकम्मल करना है चारों सूबाई और सदर का इलेक्शन हो रहा है अपना, उसके लिए हमें इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट करना है। तो सवाल का जवाब ये होगा कि जनाब वज़ीर आज़म का इलेक्शन भी हो गया, चारों सूबाई वज़रा आला के इलेक्शन भी हो गए, स्पीकर तमाम यानी 5 स्पीकर के इलेक्शन भी हो गए, डिप्टी स्पीकर के भी। तो उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया था। और फिर सवाल ये भी होगा कि सेनेट के जो वो अरकान जो डीसीट हो चुके थे उनकी जगह जो इंतखाबात होने थे वो आप ज़िमनी इंतखाबात सेनेट के, वो तो आप सदर के इलेक्शन के बाद करवा रहे हैं। तो फिर ये आपको इतनी जल्दी क्यों थी कि आपने तकसीम कर ली सीटें, तो उसका कोई कानूनी हल निकलना था ना, कोई आइनी हल निकलना था। तो ये अब लंबी बहस होगी। तहरीक इंसाफ को तो मुझे इम्कान नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिलें, लेकिन ये सीटें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के पास भी रहती हैं, इसमें मुझे डाउट है, मुझे शक है कि शायद इनके पास ना रहें। अब ज़ाहिर है सदारती इलेक्शन पर असर पड़ना है इन सीटों का। अगर सदारती इलेक्शन तक ये सीटें बहाल हो जाती हैं और उसके बाद सेनेट का इलेक्शन है, तो फिर अगर ये सीटें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातों के पास रहती हैं तो ज़ाहिर है उसका पीटीआई को डैमेज होगा और उन जमातों को होगा उसका फ़ायदा। एक तो ये मामला है। अब दूसरा मामला मरकज़ी काबीना, उसमें वफाकी काबीना, पंजाब की काबीना ने 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया हुआ है। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है मरीम औरंगज़ेब साहिबा, वो मरीम नवाज़ साहिबा यानी वज़ीर आला की मुशीर ख़ास मुकर्रर की गई हैं और सीनियर वज़ीर, और उनके पास अपना प्लानिंग, माहौलियात और इस तरह 3 वजारतें हैं। इसी तरह अज़मा बुखारी, उनको वजारत इत्तलात का कलमदान सौंपे जाने के इम्कानात हैं और बाकी फिर साबिक जो सेहत के वज़ीर थे दोनों, एक स्पेशलाइज जो थी हेल्थ की वजारत, उसमें ख्वाजा सलमान, दोनों ख्वाजे हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, और फिर प्राइमरी हेल्थ में ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है और भी बाकी भी है। लेकिन 18 रुकनी काबीना यानी ज़िम्मेदारियाँ मीडिया चला रहा है कि उनको ये कलमदान दिए जाएंगे। 18 रुकनी काबीना पंजाब की, 15 रुकनी काबीना खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ भी हल्फ हो गया।
लेकिन असल नज़रें लोगों की हैं मरकज़ी काबीना पर कि वहाँ कौन आएगा। अब मरकज़ी काबीना में जो नाम अब गर्दिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि व्लॉग आप तक पहुँचने से पहले हतमी ऐलान आ जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सुबह पेशावर थे, फिर वापस इस्लामाबाद आ गए। उनकी मुशावरत वगैरह का अमल तकरीबन हतमी मरहले में दाखिल है। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं हो रही, ना अब हो रही है, ना आगे जाकर मुझे होती हुई नज़र आ रही है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। जो अपना वजारतें हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट वजारत जो इन हालात में वजारत ख़जाना, और चंद दिन पहले आपको याद होगा जियो ने खबर चलाई थी, जंग ने बहुत बड़ी फट्टे लगा के इरफान सिद्दीकी साहब, नवाज़ शरीफ साहब के मोतमदे ख़ास, नवाज़ शरीफ साहब को वोट को इज़्ज़त दो का जुमला, वो नारा उन्होंने दिया। नवाज़ शरीफ साहब को हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं, वो वाला स्लोगन उन्होंने दिया इन इंतखाबात के लिए। तो वो नवाज़ शरीफ साहब जो बोलते हैं ना, वो ज़्यादातर अल्फाज, ज़बान नवाज़ शरीफ साहब की होती है, अल्फाज ज़्यादातर उनके होते हैं इरफान सिद्दीकी साहब के, तो इतने करीब हैं। तो परवेज़ रशीद साहब करीब हुआ करते थे, लेकिन परवेज़ रशीद साहब अब असिस्ट करते हैं, रहनुमाई करते हैं और मरीम नवाज़ साहिबा की। तो ये जो इरफान सिद्दीकी साहब ने ऐलान किया था कि जी ये अपना क्या नाम है, इसहाक डार साहब ही वज़ीर ख़जाना होंगे, लेकिन फिर पता चला कि इसहाक डार साहब नहीं होंगे वज़ीर ख़जाना के लिए, मुसद्दिक़ मलिक साहब का नाम चला। फिर मुसद्दिक़ मलिक साहब ने ही कल रात शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठकर कहा कि जी हमारी जो मुआशी टीम है उसमें अहम किरदार होगा मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब कौन है? ये जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उस पर मैं आता हूँ। अता तारड़ वज़ीर इत्तलात के लिए मैंने आपको बताया था, जब हमें मिले थे वहाँ पर अपना ऐवान सदर में वज़ीर आज़म की हलफ़बरदारी की तकरीब में, तो मैंने उनको मुबारकबाद दी, बल्कि सलाम किया ही। इसी तरह जनाब वज़ीर इत्तलात साहब तो मुस्कुराए थे, यानी उन्होंने इसबात में उसका वो दिया था। राना सनाउल्लाह साहब को मुआविन खुसूसी बराए दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। शमशाद अख्तर साहब मुआविन खुसूसी बराए ख़जाना कहा जा रहा है कि उनको बनाया जा सकता है। ये मैं जियो को कोट कर रहा हूँ, जियो की खबर आपके सामने रख रहा हूँ। अमीर मकाम को आबी वसाइल की वजारत मुसद्दिक़ मलिक पेट्रोलियम और तवानाई जो पिछली बार उनके पास थी। इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो MQM के हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की वज़ीर बनाए जा सकते हैं। फैसल सब्ज़वारी को पोर्ट्स एंड शिपिंग मुत्तहदा को मिल जाए, उसके बाद मुत्तहदा खुश राज़ी। अब ये जो औरंगज़ेब साहब हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, ये इसहाक डार साहब शरीफ फैमिली का हिस्सा हैं, समधी हैं मियाँ साहब के। लेकिन ये जो हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, ये बहुत पुराने एक ख़ानदान, जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ ताल्लुक़ में, बल्कि बहुत करीबी ख़ानदान, आप जानते होंगे जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब के भतीजे हैं, फ़ारूक रमदे साहब के बेटे, और दामाद भी शायद रमदे साहब के, जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब। तो ये ख़ानदान बिल्कुल बहुत करीब ख़ानदान है। मतलब हम रमदे साहब के साथ एक आध मुलाकात रही है, तो वो जब डिस्कस करते हैं, ज़िक्र करते हैं, तो इस तरह कर रहे होते हैं जैसे वो अपने एक ख़ानदान के फ़र्द का जिक्र कर रहे हो। यानी इतने ज़ाती मामलात में भी उनकी मुशावरत या उनकी जो होती है सलाह मशवरा कह लें, उनकी इनपुट वो शामिल रहती है शरीफ ख़ानदान के साथ। तो ये हबीब बैंक के जो है वो सदर, और कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे मुआशी माहिर हैं। लेकिन मेरी हमेशा एक राय रही है जिस पर मैं अब भी कायम हूँ, और वो ये है कि मईशत टेक्नोक्रेट्स नहीं चला सकते, मईशत सियासतदान ही चला सकता है। क्योंकि टेक्नोक्रेट्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करके देंगे, इधर से पैसा आया इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो। लेकिन अगर मईशत आपने चलानी है तो फिर किस सियासतदान ही सही फैसला करेगा। सब्सिडी टेक्नोक्रेट देने से इनकार करेगा, तनख्वाहें टेक्नोक्रेट बढ़ाने से इनकार करेगा, अपना ज़रूरी अजनास की कीमतें टेक्नोक्रेट बढ़ाने से इनकार कर देगा। जो सियासतदान होता है उसको उसके आउटपुट का भी आइडिया होता है कि क्या होता है। बहरहाल, तो एक तो ये है, और दूसरा इस फैसलों से पहले एक मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म हाउस में आकर। वज़ीर आज़म साहब ने उनको रिसीव किया, उन्होंने सलूट किया, वज़ीर आज़म साहब ने भी सलाम किया, और फिर मुलाकात हुई, और मुलाकात में उन्होंने मुबारकबाद दी वज़ीर आज़म साहब को।
मुंतखब होने की, और फिर दोनों ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया, सिक्योरिटी वगैरह के उमूर पर। लेकिन अगर कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की मैं का जायज़ा लूँ, उसका जो प्रेस रिलीज़ है या अंदर जो डिस्कशन हुई है उसका अगर मैं जायज़ा लूँ, तो फिर एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तज्जिया किया जा सकता है कि 9 मई के हवाले से, 9 मई के मुल्ज़िमान के हवाले से इस मुलाकात में यकीनन डिस्कशन हुई होगी, क्योंकि जो हमारी फ़ौजी कमान है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो पहले से तय कर चुकी हुई है कि सियासी हुकूमत जब आएगी तो वो अपने मामलात को इन हवाले से प्रोसिक्यूशन वगैरह को स्पीड अप करेगी, अपने सिस्टम को बेहतर बनाएगी। तो उस हवाले से यकीनन बातचीत हुई होगी, ये मेरा अंदाज़ा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।